मानुषी के मित्रों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। तो आज हम पल्लवी जोशी जी को आपके सामने पेश कर रहे हैं। फिल्म तो आपने इनकी देखी है, कश्मीर फाइल्स, उससे पहले ताशकंद फाइल्स, उससे पहले बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम वगैरह वगैरह। ऑल दीज फिल्म्स which are now considered historic breakthrough within the Indian movie industry. देश में नहीं बनी, अच्छी से अच्छी भी जो तथाकथित रियलिस्टिक फिल्में मानी जाती थी, न्यू वेव मानी जाती थी, they took too many liberties with facts and more importantly हमेशा एक पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के साथ बनाई गई थी, mostly leftist. Pallavi, welcome to Manushi. I know you've been so busy. Your life is right now a roller coaster ride. उसके बावजूद भी, while you're hopping between cities, you've taken out time for this. I really appreciate it. Namaste, Madhuji. Thank you so much. It's a pleasure being here and talking to you. तो आज हम कश्मीर फाइल्स के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त सबके दिमाग पे हावी है। पर मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की थी, आई वांट यू टू describe your own journey as an artist, from a child artist to your first film Ek Kahani, first TV series, right? Ek Kahani. Yes. To now Kashmir Files. It's an amazing journey, and you have carved out a unique place for yourself in this world of celluloid portrayals. जो मेरा पहला सवाल आपसे है कि जिस किस्म का enthusiasm generate हो रहा है, you know, I have seen this kind of people's urge and demand from below for something only once before this in my life, and which is a long life, which was at the time of Ramayan serial. जब दूरदर्शन ने पहली बार रामायण सीरियल टेलीकास्ट की थी, तो बिल्कुल जनमानस पगला गया। और मुझे हैरत हुई थी जब मैं उन दिनों पाकिस्तान भी थी, और संडे को जब वो होता था, लिटरली ट्रैफिक यूज्ड टू कम टू हॉल्ट, सड़कें खाली हो जाती थी पाकिस्तान में भी, पीपल वर ग्लूड टू इट। वाज़न्ट रियली माय फेवरेट वर्जन ऑफ रामायण, और उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, और महाभारत के भी कई वर्जन्स बनी, बट पीपल रियली embraced it with deep passion and emotion, क्योंकि पहली बार हिंदू समाज के सिविलाइजेशनल इश्यूज के साथ दूरदर्शन ने अपना जुड़ाव किया था। और अभी आपने कश्मीर फाइल्स में किया है हिंदू समाज के सर्वाइवल इश्यूज, कि हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। जो कश्मीर में हुआ वो फैल रहा है सारे हिंदुस्तान में, उसका विस्तार हो रहा है, उसी मैडनेस का, उसी बर्बरता का। how you dealing with the kind of enthusiasm? मुझे एक जरा अभी जो आज ही मेरे पास वीडियो क्लिप आया, गोवा में जिस सिनेमा हॉल पे लगाई गई, वहां पे आपने शायद स्वयं भी देखा होगा, उन्होंने कोई पोस्टर नहीं लगाए और हॉल खाली था। उसके बावजूद उन्होंने अनाउंस कर दिया, सिनेमा के ओनर मैनेजर जिसने भी, कि ये जी हॉल फुल है, और बहुत से लोगों को वापस जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा है ही नहीं टिकट। उसके बाद जब व्यूअर्स देख के निकले और उन्होंने देखा कि खाली हॉल को इन्होंने हाउसफुल दिखा के लोगों को वापस भेजा, तो खाट खड़ी कर दी और वीडियो रिकॉर्ड करके वो जो सीन है, citizens, common citizens, ordinary citizens are taking the cinema owner or manager to task. How dare you do that? We want to know, ye hua kaise? This is unprecedented. Tell me, how you dealing and coping with this? Madhuji, when we started with the Kashmir Files, एक जिस तरह रुख जा रहा था पूरा हमारे भारत का,
तो हमें कहीं तो ये बात पता थी कि ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी, रेजोनेट करेगी हमारी ऑडियंस के साथ, और ताशकंद से ज्यादा थोड़ी ये फिल्म चलेगी। लेकिन पहले ही दिन से जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिला है, आई एम सो ओवरवेल्म्ड बाय दैट। ये इतना बड़ा मैंने इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज मतलब ये हालत है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, पर व्हाट्सएप पर हूँ, और इतने मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप में चल रहे हैं कि मतलब देखना, कोई एक आध मैसेज अगर 1-2 घंटे पहले आ चुका है तो मैं शायद उसे देख भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो नीचे चला जाता है। All the messages are full of Kashmir files. Thankfully, there are no good morning messages, but along with that, there are no jokes coming. There are, people are not talking about anything else. Normally, अभी elections हुए हैं, तो कुछ उसके बारे में, चलता रहता है 1.5-2 हफ्ते तक। कुछ नहीं है. It's only and only about Kashmir files. So, बहुत overwhelmed feel कर रही हूँ, और as a filmmaker, of course, I'm extremely happy that we made a film which people had long awaited for. क्योंकि हमने, जब विवेक और मैं, हमने ये डिसाइड किया कि हम अभी फिल्में साथ बनाएंगे, तो वो सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख के भी, joint forces, that we will make things which nobody else really has the courage to make. It needs to have, we should work as socially responsible citizens. Just because we're in the field of entertainment doesn't mean कि हमको license मिल गया है कि हम कुछ भी दिखाएं, mindless comedy films बनाएं. हमें ऐसे issues पर films बनानी चाहिए कि जो भारत का युवा आज देखना चाहता है. And somewhere I think with Tashkent we managed to do that. और ये film तो, it's not our film anymore. This is people's Yes. film. This is Yeah. a movement. They have taken ownership of it, Absolutely. And what I find interesting is that two kinds of sentiments are very prominent. One is dukh, grief, regret, remorse. How did we fail? How come we failed? कैसे नहीं? और दूसरी तरफ साथ में गुस्सा हमारी सरकारों के प्रति, जिन्होंने हमें फेक नैरेटिव पेडल किया, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने, मीडिया हाउसेस ने, सभी ने जो हमें जुटलाए रखा, उसके प्रति जो आक्रोश है, ये दोनों एक बहुत संवेदनशील, जो लोगों को रुला रहा है, और दूसरा जो कि लोगों को बिल्कुल योद्धा बनाने के लिए कि हम ऐसी ताकतों को बिल्कुल डिफीट करके ही रहेंगे। और ये देश में जो नया मूड बन रहा है, मुझे लगता है कि वाकई एक नए अध्याय की शुरू हो गई, जिसमें योगी जी का जीतना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो भी इस देश के इस मूड को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि उनको हराने के लिए सारे बदमाश, दुष्ट, टुकड़े टुकड़े गैंग के सारा माफिया इकट्ठा हो गया था, फिर भी वो जीते और इज्जत से जीते. So that's really indeed very uplifting for me also, and I hope कि ये it provokes not only others to make a series of films. मुझे लगता है कम से कम 20 और फिल्में बननी चाहिए. आपकी फिल्म में भी बहुत कुछ आया, पर बहुत कुछ छूट गया. जैसे उसकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियंस का रोल रहा, मुफ्ती का, फारूक का, दिल्ली में प्रधानमंत्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, सारा जो रोल रहा उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज का, आई थिंक वो भी, जैसे आपने ताशकंद फाइल्स में उस पर फोकस किया, another follow up film is much needed to pin down these rogues, these दुष्ट forces जिन्होंने हमें अंधेरे में रखा देश को. What do you think it's likely? मधु जी, ये जिस इमोशन की सबसे पहले आप बात कर रही हैं, कि एक बहुत ट्रिमेंडस सेंस ऑफ गिल्ट पहले आपके मन में आता है कि आपको ये जो
मतलब क्या कहें, ग्रेविटी है इस इशू की, वो हम तक पहुंची नहीं। और दूसरा, देयर इज दिस acute सेंस ऑफ betrayal कि ये बातें हमसे छुपाई गई। जब ये पंडित सारे जम्मू में आके बसे या दिल्ली में आके बसे, तो दिल्ली में ये खबर होना लोगों को, ये बहुत ही एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि दिल्ली तो एपिसेंटर है पॉलिटिक्स का। बट एज यू स्टार्ट गोइंग यू नो अहेड, और जैसे जैसे आप हमारे नीचे जोग्राफिकली नीचे के राज्यों में जैसे जाते हैं, वैसे पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत कम होने लगती है वहाँ, क्योंकि सेंटर से बहुत दूर हैं। जैसे बम्बई में हम तक ये न्यूज़ नहीं पहुंची थी, and I have no shame in admitting this now. But when we started the project, when Vivek told me कि हम लोग कश्मीर पे कश्मीरी पंडित जेनोसाइड पे फिल्म बना रहे हैं, so my first reaction was, what genocide? What are you talking about? ये कब हुआ? मुझे पता ही नहीं था। एक ऐसा कुछ नैरेटिव बन चुका था कि हाँ, टेररिज्म बहुत है वहाँ वैली में, इसलिए कश्मीरी पंडित वो जगह छोड़ आए, बिकॉज nobody wants to deal with terrorism. पर ये हमें नहीं पता था कि इतनी क्रूरता के साथ उन्हें मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, औरतों के साथ इतनी विभत्स हरकतें की वहां पे। बलात्कार तो बहुत छोटी चीज है, मैं तो कहूंगी इससे भी बदतर चीजें हुई हैं वहां औरतों के साथ। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को वहां माओ के सामने मार डाला गया। अब ये सारी चीजें ना मैंने कभी सुनी थी, और जब मैंने सुनी तो मैं इतनी अवाक रह गई। हम लोगों ने जब इसका रिसर्च शुरू किया था, और इन लोगों ने जब हमसे बातें करना शुरू की, कश्मीरी पंडितों ने, तो एक के बाद एक जो घाव मिलते गए हमें, उसमें यही फीलिंग मुझे आ रही थी कि मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस करने लगी थी कि मैं खुद को एक बहुत अवेयर सिटीजन मानती हूँ, मैं जानकारी रखती हूँ हर चीज की, और इसके बावजूद ये ऐसे नहीं है कि 400 साल पुराना इतिहास है जो मैंने शायद ना पढ़ा हो। ये तो मैं तब अपना मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं अपनी रोजी रोटी कमाने लगी थी, काम कर रही थी। आई वॉज अ वेरी वेल नोन एक्टर व्हेन दिस हैपेंड, और ये मुझे कैसे नहीं पता चला। तो एक पहले गिल्ट आया, और दूसरा अमेजिंग अमेजिंग सेंस ऑफ बिट्रेयल कि ये उस वक्त की जो गवर्नेंस थी, अपनी जो सिस्टम था, जो हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, मीडिया था, जो भी ऑल द पीपल इन पावर, दे पुट अ लिड ऑन दिस। ये हमसे छिपाया गया, वरना इतनी बड़ी चीज हो गई तो वो समझ में तो आनी थी। तो जैसे हमारी फिल्म में एक लाइन भी है, अनुपम खेर कहते हैं, पत्रकार से ही कहते हैं कि तुम ये भारत में दिखाओगे ना सबको, देखना जब ये भारतीयों को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो पूरा भारत हमारे साथ खड़ा होगा। और आज वही हो रहा है मधु जी, क्योंकि आज लोगों को इस बात के बारे में जानकारी होने लगी है। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, मुझे वहां से लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हुआ था। तो ये जो एक बिट्रेयल है, ये तो पूरे इंडियंस को यूनाइट कर रहा है। ये फिल्म कहीं पे बहुत, मेरे ख्याल से, एक हीलिंग का काम भी कर रही है। और सॉरी, आई No, कंटिन्यू no, टॉकिंग it's अबाउट good, दिस। it's good. मैं Please. भूल गई आपने पूछा क्या था मुझे। मैंने पूछा था, मैंने ये कहा था कि while it deals with, it provides you a particular glimpse of what happened through the life of this particular family, और उसमें भी आपने तीन चार, जैसे जो शारदा के साथ हुआ, आपने तीन चार अनुभवों को, तीन चार महिलाओं के अनुभवों को, ब्रूटैलिटीज को उसमें एक ही में ढाल दिया। I mean, cinematically, I guess, thanks to constraints of time, etc., you could not have shown too many lives. But my point was कि अभी तो इतना कुछ बताना बाकी है, बताना बाकी है। तो छोटी हाँ, सी झलक, इट्स लाइक अ ट्रेलर, आई वुड से। और व्हाट कम से कम हैपेंस, 20 इस फिल्म में होनी चाहिए। और जो आपने कहा ना, जानकारी के अभाव में लोग कैसे इंडिफरेंट रहे, उसी के सिलसिले में मैंने उदाहरण दिया था ताशकंद फाइल्स का, कि ताशकंद फाइल्स में आपने फोकस किया
उन सब पॉलिटिकल फिगर्स ने जिन्होंने शास्त्री जी के मर्डर को इन्वेस्टिगेट भी नहीं होने दिया. All the rogues Correct. were Right. described and people could at least my generation of people could recognize ये किसने बेईमानी की थी, ये किसने कौन था उस वक्त. इसी प्रकार से इस फिल्म में जो एक हिस्सा मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है एंड आई होप आप ही लोग करेंगे या 10 और फिल्में बनेंगी. उस वक्त इम्पोर्टेंट प्लेयर्स कौन थे सेंटर में, होम Yes. मिनिस्टर कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर हाँ. कौन थे, किन्होंने, और फारूक अब्दुल्ला का रोल, मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोल एज होम मिनिस्टर, ईच वन ऑफ देम नीड्स टू बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. अभी तो आपने बहुत लाइट ब्रश से उनको पेंट किया, बहुत हल्का सा, बट वो उनको छूना नहीं इसलिए चाहिए. हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमें दिखाना था सबसे ज्यादा, इस बात पे हमारा फोकस था कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या वहां पे. तो पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हमने दिखाया है उसमें. एक अलग नैरेटिव जो बनता है, हमेशा बनता आ रहा है, जिससे हमें दिशाहीन करने की कोशिश की गई है, वो कहीं पे मेरे कैरेक्टर के थ्रू आता है उसमें. लेकिन चूंकि ये फिल्म उनके साथ क्या हुआ उसके ऊपर हमने फोकस की थी, इसलिए हम लोग पॉलिटिकली उसमें ज्यादा हमने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. लेकिन हमारे पास जो मटेरियल है रिसर्च का, जिन 700 कश्मीरी पंडितों ने हमसे बात की है, उनके जो लॉन्ग फॉर्मेट हमने वीडियो टेस्टिमनीज ली हैं, उसमें इतना कुछ है कि हम एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बना सकते हैं उसकी. और उसमें ये अलग अलग एपिसोड्स होंगे. उसमें एक जेनोसाइड का एपिसोड हो सकता है, उसमें एक पॉलिटिक्स का एपिसोड हो सकता है, उसमें एग्जोडस का एपिसोड हो सकता है, उसमें एक सिर्फ 19 जनवरी को क्या हुआ, उसमें हाउ द होल थिंग स्टार्टेड, फिर वो रुबैया सईद के किडनैपिंग से लेके टीकालाल टपलू जी की हत्या तक का एक पूरा बन सकता है. आफ्टरमैथ, उसके बाद उन्होंने कैसे कंसोलिडेट करने की कोशिश की पूरे कश्मीर वैली को. तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास सब है वीडियो पे. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसकी वेब सीरीज बनाए, लेकिन अभी तक हमको किसी ने गो हेड दिया नहीं है उसका. एंड वी kept telling people that you don't know what we have, we are sitting on a gold mine. आप हमसे ले लीजिए ये. पीपल ऑफ इंडिया, इनफैक्ट पीपल अराउंड द वर्ल्ड नीड टू नो कि हमारे भारत में क्या हुआ था. But I hope that after this movie, the success of this movie, people, I mean, OTT platforms come forward and they, take the material from us. आप क्राउड फंडिंग कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए ना. नहीं, पहली क्राउड फंडिंग की बात नहीं है. वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ फंड्स हियर, क्योंकि वो हमारे पास इंटरव्यूज तो सारे आए हैं, हमको वो सिर्फ कंपाइल करने हैं. लेकिन हमें कोई स्पेस हमें चाहिए कि जहां पे हम ये टेलीकास्ट कर सके. तो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म को उसे सैंक्शन करना पड़ेगा, तब तक ये हो नहीं मुझे पाएगा. लग रहा है आपको अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा पल्लवी जी, और हो सकता है उसी से एक लॉन्च हो जाए नया प्लेटफॉर्म. हिंदुस्तान हैज बीन वेरी टार्डी इन डूइंग इट. चाइना ने कर लिए अपने जी. प्लेटफॉर्म खड़े, उन्हें नहीं किए. हम इन्हीं के प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंट हैं जो कभी भी उड़ाए जा सकते हैं, जहां से हम कभी भी उड़ाए जा सकते हैं. सो आई एम प्लीडिंग विद यू इज, आप उस नए प्लेटफॉर्म को ही इतनी ट्रैक्शन दे देंगी कि that may become a parallel to many others, because there is hunger for our own space where we can speak our mind out without fear of being banned. जिस तरह आए दिन ट्विटर से बैन हो रहे हैं लोग, जिस तरह आए दिन गाज गिरती है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे, जो the only space today available to us. So please don't wait for a platform, create your own. It may just explode into one of the biggest things happening. So my urge, and then they may come after you. Then the OTTs will chase you. I hope that day is not far. अच्छा, मैं तीसरा जो मेरा अगला सवाल है वो आपसे ये कि नॉर्मली कोई भी एक्ट्रेस
जो अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करना चाहती है फिल्म में, वो नेगेटिव रोल अवॉइड करती है. You want to be in positive. Now, you could well have said कि मैं शारदा बनूंगी. But in every film that I have seen, ये जो तीनों आपकी important historic films हैं, बुद्धा वाली, ताशकंद फाइल्स हुई ये, इन सब में you chose, especially in this one, तो ये जो हमारे देश में दुष्ट नैरेटिव चलाने वाले कुछ लीड प्लेयर्स हैं, आपने जो वो रोल चुना, यही बुद्धा वाली फिल्म में चुना. How come you go for, of course they become memorable by the way you act them out, but how come you choose that, go for negative roles? Well, Buddha was not a negative role. Buddha, I played Anupam Kher's wife, Oh yes, who you're turns right, out to you were be the good an one. You were urban the good Naxal. one. Yeah. Anupam Kher Yeah. was the villain. You're right, I'm Yeah. sorry. मैं बहुत honestly अगर इसका जवाब दूं, तो ever since I started, acting in front of the camera when I was a little child, it has been over 48 years now since I've been acting. और जिस तरह की भगवान ने शक्ल दी है, मुझे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रोल्स मिलते रहे, जहाँ पे आई ऑलवेज was necessarily cast into positive characters. लेकिन कहीं पे एक एक्टर जो होता है, उसकी एक बहुत थर्स्ट होती है चैलेंजेस को फेस करने की. और मुझे कहीं ऐसा लगने लगा था कि मतलब ये तो गुडी टू शूज प्ले करना, तो मतलब मैं तो नींद में भी उठ के वो कर सकती हूँ. लेकिन जब ताशकंद की स्क्रिप्ट जब लिखी गई, तो उसमें ऑब्वियसली जो मेरा प्रेसिडेंट रहा है, उसके चलते विवेक ने कहा कि आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग फॉर यू इन दिस फिल्म. सो आई सेड व्हाई नॉट आयशा अली शाह. So Vivek was in fact thinking about casting Ratna for that character, Ratna Pathak. So he said, but no, this is, you want to do this? I said, Vivek, I want to do this. मैंने किया नहीं है आज तक इस तरह का कोई. And I would like, I mean, मैं try करना चाहती हूँ, मैं कुछ अलग इसको करूँगी. And I wanted to look like that part, so I went and painted my hair white. और Yeah. बहुत उसको मैंने मतलब बहुत खैर आई वर्क वेरी डीपली ऑन दैट कैरेक्टर. वो व्हील चेयर पे बैठी है, तो कहीं पे उसकी कुछ, उसका एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है लाइफ में, और लेकिन वो है बहुत स्ट्रांग विल्ड वुमन. तो कहीं हम लोग ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं. जब हमारे अंदर कुछ कमी हो, तो किसी और चीज में ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हैं. तो वो थोड़ा सा लिपस्टिक बहुत ज्यादा लगाती है, वो काजल थोड़ी आईलाइनर लगा के आती है, थोड़ी ओवर द टॉप मैंने उसको प्रेजेंट किया था उसमें. एंड आई रियली लाइक्ड प्लेइंग दैट कैरेक्टर, ऑल्दो कश्मीर फाइल्स के मुकाबले उस कैरेक्टर की लेंथ कम थी, बट इतना मजा आया उसमें, बिकॉज एवरी सिंगल कैरेक्टर इन दैट कमिटी had a shade of grey. And then when Kashmir Files was written, तो विवेक ने मुझे एक दिन लिखने से पहले मुझे कुछ दिखा रहे थे, कुछ एक स्पीच दिखा रहे थे. And he said, ये देखो जरा. And I saw that speech and I kept listening to it, and I finally You mean said, निवेदिता मेनन की? I don't want to take any names right now, मैं but तो कर सकती I हूँ, just, क्योंकि मेरी I कॉलीग भी just, रही है ना किसी जमाने में. I saw that speech and I said, what is this? I mean, what is this lady talking about? And Vivek started laughing and he said, yeah, this is your first speech in the film. तो मैं तो मतलब खुशी से तो almost नाचने ही लगी थी कि I said, oh, now this is going to be another one. और जब स्क्रिप्ट हमने पढ़ी पूरी, तो जैसे आपने कहा कि शारदा would have probably been a natural choice for me, but कश्मीरी बोलना बहुत जरूरी था उसके लिए. और कश्मीरी लोगों के लिए, मतलब कश्मीरी पंडितों के इशू पर अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लोग उससे उस कैरेक्टर को, वो शारदा दिखे उसमें. And then Vivek came across Bhasha, and then She did a fantastic job. She was so good in the film. Oh She was so God, good. she I is mean, your heart memorable. goes out to her.
So when Yes. I met her, I said, yes, we found our Sharda, कोई इसमें दो राय ही नहीं है. Hmm. और जब स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, तो हम लोग जब रीडिंग कर रहे थे पहले, टेबल रीडिंग पहली जब हमारी हुई थी, तो आई रिमेम्बर रीडिंग द कैरेक्टर एंड टुवर्ड्स द एंड आई स्टार्टेड अब्यूजिंग दिस कैरेक्टर. मैं भूल ही गई कि हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. आई सेड दिस वुमन इज टू मच, आई कांट टेक हर. एंड आई कहीं पे मुझे वो सुर इतना मिल गया ना उस कैरेक्टर का कि मुझे बहुत मजा आ गया. आई thoroughly enjoyed playing this character, I will say. I know, but it's not an enjoyable experience knowing her. Anyway, I know. I have 2 points about that character, the way you played it. वो आपने वीडियो देखी, वो आज मेरे व्हाट्सएप पे फिर दोबारा आ गई, तो मैंने फिर थोड़ा सा रिफ्रेश किया. Now, what struck me was that she talks like an innocent, बहुत नर्म बात. It doesn't raise demagogy नहीं है. Though she's capable of demagogy, I've seen her. बहुत articulate हैं. उसके साथ भी कुछ साल काम किया मैंने, CSDS में भी थी. तो आपने जो अनोखा काम किया कि वो जिस भावना से प्रेरित है, वो आपने भाव चेहरे और आंखों पे, एंड दैट स्mirk or that smile, sinister smile, you brought out what was actually inside her, but she was covering up very well, sounding so innocent and so matter of fact. मैं तुम्हें facts बताने जा रही हूँ जो तुम्हें छुपाए गए हैं. I mean, to be so evil and to be able to cover it up so well, you gave the true face of that evil persona. As I said, I've had to suffer her as a colleague, and it was not a very pleasant experience being her colleague. अच्छा, अब दूसरा एक और जो मुझे पजल किया. Now, after this, I'm going to come to your overall career issues. One of your dialogues really puzzled me. When you're saying to Darshan, the hero of the film, the protagonist, कि बताओ सबसे important political figure कौन था कश्मीर का, and of course he says Sheikh Abdullah, and you say no, Lalitaditya. Now it seemed totally out of sync with the overall character of Menon. How do you how did you think of that? Because a Menon would never want to acknowledge that a Lalitaditya ever existed. No, but this has actually come from Kashmir. When we asked, the people there, कि कश्मीर का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो वो उन्होंने हमें खुद बताया कि सब लोग, आप किसी को पूछेंगे वो कहेंगे शेख अब्दुल्ला है, पर वो एक्चुअल लीडर वाज ललिता आदित्य, बिकॉज ही यूनाइटेड इंडिया, और ये बात हम भी जानते हैं. तो ये वहीं से आई है चीज. कश्मीरी हिंदू बोलेंगे क्योंकि वो हिंदू ने नहीं कहा, कश्मीरी मुसलमानों से सुना है हमने ये. Oh, I've never, because yeah, I've never, and that's why we used it, because coming from them, this became a very, very important dialogue for us. The fact that they also acknowledge it, that Sheikh Abdullah may have been the most popular leader, but the most important leader of Kashmir, the face of Kashmir, has been Lalita Aditya. But my memory of my countless conversations with Kashmiri Muslims is that they never go beyond this Muslim ruler who opposed Akbar. He didn't accept his suzerainty. मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा उसका. They don't want to remember anything before that. It's like Pakistanis don't want to acknowledge कि 1947 से पहले भी कोई हिस्ट्री थी उस मुल्क की. They don't want to acknowledge, because that would force them to acknowledge and accept and face the facts कि यहाँ हिंदू सिविलाइजेशन का बोलबाला था जिसको उन्होंने तबाह किया. तो इसी किस्म से
कश्मीरी मैंने आज तक एक मुस्लिम नहीं सुना जिसने एक्नॉलेज किया हो कि इस्लाम के आने से पहले कोई हिस्ट्री भी थी. Uh, so I'm really surprised, and I'm happy if they are beginning to acknowledge it, because now Yeah, Kashmiri yeah. Pandits We were are also, talking हाँ, about it. Thanks to social media, I think they are also beginning to hear कि कश्मीर की हिस्ट्री इस्लाम से पहले बहुत लंबी और बहुत ग्लोरियस है, और कुछ को तो फर्क पड़ेगा उससे. Okay, so you've solved a puzzle for me. Now coming back to your own career, your journey as an artist. When you started as a child artist, was it just a chance? Or even at that age, you knew this is the career you're going to craft for yourself as an adult? it's actually very funny the way I started. My family has been into theater. My grandmother, my maternal grandmother, was a very famous Marathi actress, and she's worked with the likes of Vishantaram and you know Oh, Baburao Painter and all those people. Um, my parents both met while they were doing theater, so we were all, I'm like the third generation of actor in the family. oh, So for us, we were introduced to theater at a very young age, and introduced to theater meaning not sent on the stage. We were made to work backstage. कि जैसे जब हम लोग जाते थे तो बिकॉज वी वर वेरी स्मॉल, तो माय मदर यूज्ड टू, हम तीन भाई बहन हैं, तो हम तीनों को वो साथ ले जाते थे अपने साथ शोज पे, और पीछे जो मेकअप है, कॉस्ट्यूम्स है, लाइटिंग है, उसमें हमको छोड़ देते थे कि जाओ इसकी थोड़ी मदद करो, उसकी थोड़ी मदद करो. तो बचपन से हमने वो सारा माहौल देखा है, सीखा है. एंड देन if some actor didn't turn up at some place, we were thrown on the stage also. Okay, now you have to perform this part today. oh, So these are my, I mean, I don't even remember actually the first time I went on stage. I only remember कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा applause मिला था. I was playing बाल शिवाजी, और कुछ एक जगह कहीं पे मैं वो जीजा माता के साथ वो पहले जब वो ओथ लेते हैं स्वराज की, शपथ लेते हैं, तो उसके बाद वो मयान से अपनी तलवार निकाल के वो बाल शिवाजी यूं करके खड़ा हो जाता है, और वहां पे वो एक्ट खत्म होता है. तो इतना ज्यादा लोगों का रिस्पांस मिला कि मैं जो ऐसे वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी, और मैं कहीं पे ऐसे 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 करके हंसने लगी थी, बिकॉज आई वाज फीलिंग सो हैप्पी कि पीपल आर क्लैपिंग फॉर मी. सो व्हेन आई केम इन, माय मदर लाइक स्माइल्ड एट मी एंड शी सेड, एक्सप्रेशन तब तक नहीं छोड़ना जब तक कर्टन नहीं गिरे. एंड दिस इज द थिंग दैट आई रिमेंबर. मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर मुझे ये याद है, बाकी पूरा वो एक्ट याद नहीं है. और my brother was quite famous as a child actor. He was known as Master Alankar. He's done a lot of films like Diwar and Sholay and Majboor, and he did over 100 films. तो एक बार की बात है, I think we'd gone out to buy firecrackers or something. I was about 4 or 5 years old, and my parents got out of the car. My brother and I, we were both sitting, and but before my parents could come back, there was a huge crowd which started, gathering around our car, because people had started recognizing my brother, and everyone kept saying, "Ah, Master Alankar, Master Alankar." And somehow my parents made their way into the car, and as we reached home, I kept thinking, and I finally asked the question to my father. I said, "How rude can people be? I mean, everybody was talking about Master Alankar. Nobody even said Pallavi once." So my father said, "That's because nobody knows you. If you start acting in films, then people will know you." Up until then, I had, said a definite no. 4 times my father had asked me, and different opportunities came up. And I had said, "No, I don't want to act. I'm not going to act. I don't want to be an actor." I had some idea of becoming an interior designer, although I didn't even know the term back then, but I knew that I'm going to design homes. I knew that. And then when this thing happened, I said, "Man, I've got to show my brother that I'm no less." you know. oh, And then, so I kept thinking about it for a day or two. And then I went up to my dad and I told him,
I said, Baba, I want to act. I want to show my brother I'm no less. So that time, a friend of my father was making a bilingual film, Gujarati and Hindi, with Sachin and Sarika in the lead. And he was looking for a child actor to play Sarika's childhood. So my father called him and he said, Pallavi is ready. Do you want to, have you found the child actor? Are you still casting anyone? He said, no, chalo. Ye dates hai, come to Gujarat. And I did that film. And in my I mean, first film, the Gujarat government gave me the Best Child Actress Award. I don't know what I did in that film, Huh? but I got my first award in my very first film. And after that, I did a few films. I didn't do very well as a child actor. I mean, while my brother was a child star, I did about 15, 20 films over a span of what, 10, 12 years. And then my father sat me down when I came in my ninth grade and he said that, what do you want to do? Should we concentrate on your academics more, or do you want to continue with the films? And do you want to act? Do you want to direct? Do you want to write? So I told him, yeah, I think I want to take up acting as my career. And he said, fine, then just make sure that you don't flunk, but we don't expect first class and distinction from you, but you have to clear your exams. So I said, fine, I'll do that. And when I was 16 years old, I got my first chance in both films and TV serial. The first TV serial was a series called Ek Kahani, and the very first episode of Ek Kahani was called Jangli Booty. It was a short story written by Amrita Pritam. Hmm. And when I did that, it was directed by Dayal Nehlani, Govindji's younger brother, who used to be Shyam Benegal's chief assistant director for a long time. And this was his directorial debut. So he did the episode with me and he went and showed the tape to Mr. Benegal. And he immediately called me because he was casting for a film called Susman. And then, Hmm. having shot this, immediately started working on Susman with Mr. Benegal. And I think that became a very defining, you know, uh, film for me because I was 16. At 16, you're at a very impressionable age. So I watched Om Puri, Shabana Azmi, Pankaj Kapoor, Anita Kamar, um Harish Patel, Annu Kapoor, Neena Gupta, all the big names of the parallel cinema were, in that movie. Kulbhushan Kharbanda. And I would just keep observing them. And then I remember I used to read Milton Boone back then because, I was a teenager. So I was obviously, the romance was on the top of my mind that time. So I remember Sham uncle coming to me one day on the sets and he said, what trash are you reading, young lady? And he just like plucked the book out of my hand, threw it away, and he said, read this. And he gave me short stories of O. Henry. So I started reading different books. I started enjoying different kind of cinema. To me, acting became, of primary importance over everything else. And I still, believe that had I not worked with Mr. Benegal when I was 16, but I had started with, say, Subhash Ghai or Ramesh Sippy, my journey would have been completely different today. But the fact that I started with Mr. Benegal and then having worked with extremely sensitive directors like Govind Helani and Amol Palekar and Sudhir Mishra and his brother Sudhanshu, I think it kind of defined, my path. And in 93, I remember I did a film called Wo Chokri, for which I won my first national award. And my father used to get very upset because he came from a very hardcore commercial background, from Marathi films and Marathi theater. So he understood the commerce very well. And he always kept telling me that, these films don't make money, Pallavi. You need to be in commercial cinema. And I tried doing that for his sake. I tried films like Tehelka and Pana and Saudagar. While Pana I really enjoyed doing, but the rest of the films, there was like Mujrim, there was Data, where I was getting typecast as the hero's sister, and there was really nothing there for me.
if you've done one, you've done them all kind of characters, you know. Hmm. So I just decided that I don't want to do this kind of cinema anymore, and I kept concentrating on what gave me a high. And after winning the national award for Wo Chokri, there were absolutely no good offers that came my way in terms of films. And that's when I turned to television. And back in those days, good old Doordarshan days, as I call them, there were such great stories coming up. Everyone was experimenting with television that time. So there were shows like Discovery of India. There were shows like Mrignani. There were shows like Rajni. There were shows like Darpan. There were shows like Udan. So at that time, I decided to get into production. I think I was 22 years old when I produced my first show. It was called Arohan. It was based on the first batch of women that passed out of the Indian Naval Academy. So Hmm. necessarily a woman in a predominantly male profession, and how the men adjust to it, and how the women are now taking breaking the glass ceiling. So that was what the show was all about. And my writer didn't deliver in time, and he kept procrastinating. So one day I got very upset, and I said I don't want to work with him. So I sat down and I wrote the whole series in 3 days. So Oh, I wrote the whole show, I acted in it, I produced it, and it was quite popular in its time. And now during the pandemic, people saw a lot of it on YouTube, and I've been getting forwards, especially of a picture of me and Shefali Shah sitting together, and it had a great cast. And that's when my production journey actually started. So I started producing for television, and it was really good content at that time, and I kept acting. Uh, and then after having met Vivek, when the kids came how did along, that happen? But before I ask you that question, what I would like, and I want to hear that story. What brought the two of you together? well, Um, Vivek but and I had a friend in no, common. let me first ask another Okay, question I have in mind, okay. which is you were doing both mainstream as well as parallel cinema. So Govind Nihalani and Venekal, these were big names. How do you account for the fact that they never touched themes which have any Hindu implication? If anything, it was all about caste oppression, oppression of tribals, this, that, and the other. In that typical paradigm set forth by leftists, commies, and also behind them the missionaries, for whom this portrayal of the poor, hapless tribal and so called lower caste was so important to further their agenda of conversions, to reach out to these groups. So, वो जो negative stereotyping हुई, starting with Mother India, and then it continued through these progressive, how come they never thought of uh, dealing with, for example, an honest film, even on the partition of India? We haven't had an honest film on that. On Kashmir, for example, how come Venicals have never thought of fixing the narrative set into motion by films like Mission Kashmir, where these jihadis are the wronged ones. तो इनका victimhood दिखा देना एक के बाद एक बॉलीवुड की फिल्म ने इन्हीं को persecuted, victimized दिखाया. तो ये कैसे ग्रेड्स थे? Or is it that they were so ideologically driven that they couldn't think beyond, they couldn't see beyond? No, see, I'll tell you, I may not be the right person to answer on their behalf, but from what I understand, we are talking about uh, the early 80s. I mean, that the 80s, the decade of 80s, let's say. Uh, the problems are very different back then, you know.
We really did not think about the survival of Hindus in the 80s. We were all very comfortable in the secular fabric that was laid out in front of us. But Mr. Benegal, primarily, I would like to talk about him. The issues that he has chosen for his films, uh, like he did a film called Manthan, which was about the Yeah, white I've revolution seen in the all of his country. films. Yeah. Then Mandi was another issue which he picked up. Trikal was another issue in which he picked up the Portugal Goa issue in the backdrop. So I think somewhere he has tried to rake up some issues which people didn't know about. He was trying to make India aware of certain issues which he thought should be in the prominent limelight back then. I haven't followed Govindji's work all that much, but his films like Ardha Satya and Drishti, I think they were wonderful works of art, and they Yeah, also I'm kind only of talking about the political narrative. It's very yes, left, it's very commie, and this but class struggle. that was the narrative back then. We didn't I really have agree, a I right agree, narrative. I agree. But in the way that, for example, the telecast of a Ramayana serial broke Hmm. that whole narrative and made people aware that there are other concerns people have. So even if you don't touch the Kashmir exodus, but surely they were. See, it's not as if these issues were not being raised at that time, except that the Nehruvian narrative was so strong that they were being snubbed. Correct. So they fell in line with the commie paradigm, and therefore everything was about class struggle. But mind you, no matter what, they would never show, even when you are showing an oppressive landlord, as he does in that Shabana Azmi film, where she's employed Ankur. 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 Yeah, it's Hmm. never a Muslim land. It has to be a Hindu. It has to be. So all oppression comes through Hindus, and all the goody goodiness in society was due to the Mazhabis. That's what I'm trying to say. It's just so um, it's so in your face. The negative characters that are assigned to Hindu and the so-called caste system or SC/ST divide vis-a-vis the rest of society and the exploitation of. But surely it's not as if other things were not happening, and a great mind picks up signals. And I mean, Banerjee was very active when the exodus took place. The Kashmiri Hindus were evicted, thrown out. The genocide took place. But there was no attempt to connect with that at all. And you're right, मीडिया नहीं बताता है वगैरह वगैरह वगैरह. पर मीडिया तो अर्ध सत्य भी नहीं बताता था. Hmm. ये तो आपने अपनी कॉमी पैराडाइम की वजह से वो थीम्स चुने ना. मेरा जहां तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उस वक्त की बात हम कर रहे हैं जब हमारी फिल्मों में एक जॉनरा होता था जिसको हम मुस्लिम सोशल्स कहते थे, जिसमें दयारे मदीना वगैरह टाइप की फिल्में भी बनती थी। और हम लोग उस वक्त ये दिमाग में थॉट ही नहीं था हमारे कि आगे चल के ऐसा भी हमको कोई मंजर देखने को मिलेगा जहाँ पे ये इतनी ज्यादा खाई दो धर्मों के बीच में बढ़ सकती है देश में। उस वक्त ये बिल्कुल लगा नहीं था। और उस वक्त का जो स्ट्रगल था, जो हमारे इंडिपेंडेंस के वक्त जिस तरह का भारत हमारे हाथ में अंग्रेज सौंप के गए थे, उसमें क्लास डिवाइड बहुत ज्यादा था। तब से लेके अब तक आप देखिए, हमने काफी वी हैव टेकन लॉन्ग स्ट्राइड्स एंड वी रियली डोंट हैव, अगर तब आप कहें कि तब अगर 70% था अगर क्लास डिवाइड, तो अब जाके कुछ
25-30% बचा होगा, तो 50% तो हमने उस पर काबू किया है, उससे बाहर निकले हैं हम लोग। तो मुझे ये उस मुझे वक्त की पल्लवी ये समस्या जो थी। क्लास डिवाइड का हुआ है ना, मुझे कोई समाज बता दीजिए जहाँ क्लास डिवाइड नहीं है, कोई समाज बता दीजिए, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड ग्रेट डेमोक्रेसीज। ओके, मे बी स्वीडन में इतना शार्प वगैरह, but you know it's a small tiny island practically. It's not multi-ethnic, multi-this. It's not had a colonial past. It's not had. But even trying to understand our history uh, through our own lenses, वो कोशिश नहीं की गई, और पार्टीशन तो था। and it's a fact which many people in Bollywood will testify that you could not, the censor board would make sure your film wouldn't get through if you, for example, made fun of anything to do with Islam or Christianity. They had to be projected in very pious colors. Um, and this is soon after partition, mind you. Partition ke baad, the only big divide was the Hindu-Muslim divide. It caused the slaughter of millions. Millions came to Hindustan from what became Pakistan, वहाँ और फिर वो जो बांग्लादेश साइड ईस्ट पाकिस्तान से millions came as destitutes, और इतना बड़ा स्लॉटर हुआ, इतना बड़ा अपरूटमेंट हुआ, एक भी ईमानदार फिल्म नहीं बनी 60s में 70s में, और जो बनी भी तो वो गुडी गुडी पैराडाइम में, there's not one which showed you the kind of truth that, for example, the Kashmir files tried to show with regard to the ethnic cleansing of Hindus. But पाकिस्तान से तो ethnic cleansing हुई, इससे बहुत बड़े स्केल पे, वो तो छुप भी नहीं सकती थी, उसपे भी तो पर्दा ढांपा गया, और उसपे भी तो चाचा रहमान ऑलवेज गुडी गुडी, और मस्जिद में कभी भी कोई नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती, और नमाजी मुसलमान तो खुदा का बंदा अच्छा होगा ही होगा, ये जो स्टीरियोटाइपिंग हुई, this was very deliberate, conscious part of state policy, Nehruvian state policy, but also the domination of the communist parties, um, the intellectual and academic and narrative domination by which Nehru, Indira Gandhi all facilitated. तो ये लोग उस लिहाज से it looks like their films are very avant-garde, taking the problems of the marginalized and the poor, but actually ये डिवाइड को बढ़ाने वाली बात थी ये, और जो उस वक्त का भारत था, if you ask me, the income gap in 1947 between middle class and the working class was much less than it is today, or it would be even in America. See, it's not as if we've anyway. We're not going to go into that because I'm more interested in your story. No, I just would like to finish this off with एक उस तरह का था उस वक्त माहौल, और इसीलिए इस तरह की फिल्में बनती थी, एंड एक रिस्क ना लेने की एक टेंडेंसी होती है, और वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है. आई डोंट थिंक द फिल्म इंडस्ट्री शुड बी हाउ डू यू से पॉइंटेड फिंगर्स एट. सब लोगों ने यही किया है, एवरीबडी हैज प्लेड सेफ, कोई रिस्क नहीं लेता. रिस्क लेने का समय अब आ गया है, क्योंकि हम अब अपने आप को असर्ट करने लगे हैं, क्योंकि हमें पिछले वर्षों में, पिछले डिकेड्स में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, ये हमें अब समझ में आने लगा है. लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि हमें समझ में आने लगा है, उसमें कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों ने जानबूझ के किया, ये आप यहाँ बैठ के तो उसका निर्णय नहीं ले सकते. तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ कि उन्होंने जानबूझ के ऐसी फिल्में बनाई, या वो भी उसी बबल का एक हिस्सा थे जिसके हम थे कि हमें पता ही नहीं चला, और हमें लगा कि असली प्रॉब्लम कहीं और है, और उस हिसाब से वो फिल्में बनाते गए. दूसरी बात, आपने जो यूरोपियन स्ट्रगल की बात कही कि वहां पे भी क्लास डिवाइड है, तो यूरोपियन सिनेमा ने हमेशा यही दिखाया है, हमेशा अपना क्लास स्ट्रगल ही दिखाया है. फिर आप चाहे वो कैटन जैसी मूवी देखिए, नो मैन्स लैंड जैसी मूवी देखिए, ये सारी उनके देश में जो हो रही है चीजें,
उसी के ऊपर वो टिका है। हॉलीवुड का सिनेमा जो है वो अलग है, और हम सब हॉलीवुड के पीछे भागते हैं, बट दैट आई कैन नॉट कॉल दैट एज यू नो, वो एक जो असली सिनेमा जो होता है, विच इज एन आर्ट फॉर्म, जो यूरोप में प्रैक्टिस किया जाता है, या जो ईरानियन सिनेमा होता है, वैसा हॉलीवुड मुझे नहीं लगता। उनको शायद और कुछ जन्म लेने पड़ेंगे जो वो ऐसी सेंसिटिव और अपने देश से जुड़ी फिल्में बनाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ ये पहल शुरू हुई थी, लेकिन ये पैरेलल सिनेमा मूवमेंट को नोबडी फंडेड दिस मूवमेंट। कुछ एक अमूल वालों ने वहां से, आनंद से उनको एक फिनांस मिलता था, कहीं उनको वीवर्स एसोसिएशन से फंडिंग मिलती थी, कहीं और कहीं से फंडिंग मिलती थी। I mean, when you have a powerhouse of talent like Shyam Benegal or Govind Nihalani, who are capable of making such phenomenal cinema craft, तो उनको फंडिंग नहीं मिली कभी। वो हर फिल्म के लिए उनको नया नया कुआं खोदना पड़ता था हमेशा। एंड दिस रिफ्लेक्ट सो बैडली ऑन आवर सोसाइटी, कि तब भी यही होता था और आज हमारे साथ भी आज यही हो रहा है। देखिए, ताशकंद के बाद भी हमें कोई मिला नहीं था कि जो इसको सपोर्ट करे, अंटिल अभिषेक अग्रवाल केम अलोंग एंड सेड दैट आई बिलीव इन यू एंड आई विल मेक दिस फिल्म। तो ये त्रासदी हमेशा रही है अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ जो इशू बेस्ड फिल्म बनाते हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली हमें लगता है बाद में कि हाँ, शायद ये करना गलत था या ये करना सही था। किसको पता है, शायद कश्मीर फाइल्स के बाद आज से 30 या 40 साल बाद क्या राय बने। जैसे मैं हमेशा एक गाने का जिक्र करती हूँ, दोस्ताना फिल्म का एक गाना था, और अमिताभ बच्चन गा रहे हैं इस गाने को, किशोर कुमार ने गाया है कि क्या बहुत खूबसूरत हंसी एक लड़की सड़क पे कहीं अकेली जा रही थी, फकत नाम के लिए उसने पहने थे कपड़े, अजंता की मूरत नजर आ रही थी, किसी मंचले कोई मंचला उससे टकरा गया, मेरे दोस्तों क्या क्या मेरे दोस्तों तुम करो फैसला, खता किसकी है, किसको दे हम सजा। और इससे पहले के सीन में वो जीनत अमान जी जो हैं वो बिकिनी पहन के पहुंची है पुलिस स्टेशन, दो गुंडों को पकड़ के कि ये मुझे छेड़ रहे थे, और अमिताभ बच्चन ने उनको पूरा एक मतलब ड्रेसिंग डाउन दिया है कि आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपकी क्या पूजा उतारेंगे लोग, पहले आप ढंग से रहिएगा। और उसके बाद कहीं पार्टी में वो दिखती है तो वो ये गाना गाते हैं। आज के जमाने में अगर कोई ये गाना गाए तो या तो गाना लिखने वालों को, या उसको संगीत देने वालों को, या उस पर काम करने वालों को, या प्लेबैक सिंगर को आज क्या हश्र होगा उनका, आप बताइए। तो सोसाइटी भी अपनी डेवलप जैसे जैसे हो जाती है, हमें भी चीजें समझ में आ जाती हैं। तब हमें नहीं इतनी अकल थी, औरतों को ही हमें इतनी अकल नहीं थी, आज हमें समझ में आ रहा है कि हमको कैसे ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, ऐसी ऐसी चीजों से ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, आज हमें समझ में आ रही है ये बात। तो आज आज हम फिर सोचते हैं कि शायद वो दौर गलत था, लेकिन वो वैसा ही था दौर, क्या करें आप। जी। अच्छा, रिकी भट्ट कह रहे हैं, पल्लवी जी, आई सॉ सीरियल ऑन डीडी व्हेन आई वाज अ किड, योर एक्ट गॉट इम्प्रिंटेड ऑन माय मेमोरी, द सीरियल इन व्हिच यू आर कर्स्ड टू बिकम अ ट्री। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। वो एडमिन जी जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये भी देखिए, डोंट गिव दिस कंटेंट टू एनी ओटीटी प्लेटफॉर्म, यू कैन रिलीज दैट डॉक्यूमेंट्री on Vivek sir's YouTube channel. People will definitely pay and watch. देखिए, स्वीट आशुतोष। really nice. अच्छा, coming back to your partnership with Vivek, how did that happen? Were you made for each other? I don't think so. I mean, because we are two such different people, I think this was just an accident that we met and decided to lead a life together. But if anybody had actually tried to match make, they would have failed miserably, because वो फिर मैच मेकिंग में आप वो सारा एक चार्ट लेके बैठते हैं ना कि ये चीज मैच करती है कि नहीं, ये क्राइटेरिया मैच करते हैं कि नहीं, हमारा कुछ मैच नहीं करता। We are Give me an two example of extremely what you mean by kuch match nahi karta. Because yours is a great partnership. So it shows that you oh, don't have to have matchmaker और वो गुण मिलाना। I बताइए क्या agree, I क्या है agree. जो जो अलग है?
सारी चीजें अलग है हमारी मतलब बहुत छोटी चीजें बताने जाऊं मैं तो आर टेस्ट इन म्यूजिक, आर टेस्ट इन बुक्स, आर टेस्ट इन सिनेमा, वॉचिंग आई मीन बहुत अलग है। और अगर बड़ी बातें बताने जाऊं तो हम दोनों की एनर्जी लेवल्स बहुत फर्क है। हम दोनों के स्वभाव में इतना फर्क है दैट विवेक इज ऑलवेज सुबह 5:30 बजे से जो वो उठते हैं ऐसे एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं। ही इज अ मॉर्निंग पर्सन। वो रात को 9-9:30 बजे सो जाते हैं, मैं आराम से उठती हूँ, मैं रात को 1-1:30 बजे तक जगती हूँ। तो बहुत ही अलग हम दोनों हैं। बट yes, the only thing that keeps us together is extreme respect for each other as people and as professionals. And we've always when he was doing his independent work as a director and I was working as an actor, तो हम लोग बहुत स्पेस देते थे एक दूसरे को, क्योंकि कहीं वो कोलाइड नहीं होना चाहिए। और स्पेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, स्पेस इमोशनल भी होती है। तो इमोशनल स्पेस भी एक दूसरे को देने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स the most important thing in any marriage is just trust and respect, and I think that we never lost for each other. So, but I must tell you one thing, if I at the cost of sounding mushy, Vivek has this amazing ability to keep doing something after every 2-3 years, which makes me keep falling in love with him all over again. कुछ ना कुछ नया he कुछ ना reinvents. कुछ। और मैं हाँ इतना, और वो हमेशा इतना, मतलब बॉक्स के बाहर तो अभी बोलना ही नहीं चाहिए, वो बॉक्स को तो तोड़ ही दिया है उन्होंने, ध्वस्त ही कर दिया है। इतना कुछ एक अलग थॉट लेके आते हैं that I'm so amazed, and I just look at him and I say, oh my god, you're phenomenal. And then I I go back to the time when I had fallen in love with him, and it's for me that love affair starts all over again. Yeah, there's not a dull moment with him. So, what Never. started the love affair? What is it that attracted you to? I mean, what brought you together? Our creative energies matched. For the longest time, we had a friend in common. I mean, she's still our friend. Vivek used to do advertising films back then, and she used to do Vivek's production. She used to head his production. And she was a very, very dear friend of mine. She is a very dear friend of mine. And she kept telling me about Vivek. Oh, he had come to Bombay today, and we shot this, and then he's gone back to Delhi. He used to live in Delhi back then. तो मैंने बहुत सुना था, एंड हमें ऐसा लगता था कि एडवर्टाइजिंग के जो लोग हैं, दे हैव अ चिप ऑन देयर शोल्डर। तो कौन मिले यार इससे, होगा कोई विवेक अग्निहोत्री। And he always thought that Pallavi Joshi would be somebody, extremely filmy. So we avoided meeting each other for about 3 years. वो मेरे घर पे नीचे आए थे, मैंने पार्टी में बुलाया था नीना को, मैंने कहा था विवेक को भी ले आना। मेरे घर के नीचे आए और पार्टी में आए नहीं ऊपर। फिर उन्होंने कहीं एक डिनर विनर रखा था, और नीना को कहा था कि हाँ बोल देना पल्लवी को, टेल हर आई हैव इनवाइटेड हर। तो मैं तैयार हो गई घर पे, एंड देन आई सेड छोड़ो यार, बोरिंग होगा ये सब, एडवर्टाइजिंग के लोग पता नहीं क्या बातें करेंगे। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे को बहुत अवॉइड करते रहे। एंड देन एक कहीं रॉक कॉन्सर्ट पे हम सब दोस्त जा रहे थे एक साथ, एंड देन विवेक हैपेंड टू बी फ्री। वो जाने वाले थे दिल्ली वापस, बट आई थिंक हिज फ्लाइट गॉट कैंसल्ड और ही मिस्ड द फ्लाइट, या ऐसा कुछ हुआ, और वो मिल गए हमको वहां पे रिबाउंड स्टेडियम में। तो मुलाकात हमारी ऐसी हुई। आई सेड ओह सो यू आर विवेक अग्निहोत्री, ओके ओके फाइन, हाय हाउ आर यू। और फिर वो बस आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड वी immediately clicked, and we became great friends. For about a year and a half we would call each other up and discuss different things. Then Vivek had written a script, तो वो मुझे सुनाने एक बार बॉम्बे आ गए, एंड देन ही सेड लेट्स कोलैबोरेट ऑन दिस। तो हमने कहीं पे काम एक साथ करना शुरू किया, एंड somewhere within that period, I don't even remember the exact day now, but the feelings started, and I realized that this is a little more than friendship. I think it's taking some kind of a direction, and I've somewhere started liking this person a lot. And then we went out for about
4 years after that, before we decided to get married. Okay, So, because Madhu ji, your mic mute हो गया आपका mic. no, I said continue. Finish what you were saying. No, it's just that I have known Vivek for more than half my life. I've known him over 30 years now. So he's probably the best friend that I've ever had. अब देखिए क्या कह रहे हैं आपको, जितना फिल्म को प्यार मिल रहा है उससे भी ज्यादा प्यार लोगों को इन दोनों पति पत्नियों के लिए है। आप इनको जरूर बता दिया थैंक जी। यू गुरु प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। हमें और और रवि कोई सपोर्ट नहीं करता, बस आपकी दुआएं, लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहे बस। नहीं, अब तो आपको बॉलीवुड में क्या रिस्पॉन्स रहा आपकी फिल्मों का? क्योंकि एक के बाद एक you've actually taken every film to a higher pitch. कुछ So, नहीं रहा। हाँ? कुछ नहीं रहा रिस्पॉन्स। नहीं, अब जैसे आपके जो मेंटर्स रहे हैं, चाहे बेनगल साहब या गोविंद जी, इन्होंने तो कुछ कहा होगा, या द ग्रेट एक्टर्स यू वर्कड No, विद। अभी see, Shyam uncle and Govind ji are still making movies because they can't live without making movies, and they encourage me a lot. Every time I call them, I speak to them, they're always encouraging me. But when we talk about Bollywood, we are not talking about them. We're talking about some other people, and they have never really been a part of the so-called Bollywood films because वो सारी box office पे जिनकी फिल्में चलती हैं उनको बॉलीवुड कहा जाता है। वहां से तो कोई कभी किसी ने कुछ नहीं कहा हमको। अब जाके कश्मीर फाइल्स के बाद भी में से हमें फोन आने लगे हैं लोगों के, डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, लेकिन हमें मतलब मैं तो हूँ ही नहीं, लेकिन विवेक को कोई टैग नहीं करता तारीफ करने के लिए, कोई सोशल मीडिया पे लिखता नहीं, क्योंकि किसी को भी अरे विवेक अग्निहोत्री की तारीफ आप कैसे कर सकते हैं भाई सोशल मीडिया पे। तो You mean none of the Bollywood biggies like अमिताभ बच्चन और कौन है बड़े बड़े नाम जो भी, इन्होंने नहीं आपको मुबारक दी? किसी ने विवेक को, किसी ने नहीं, कुछ दो शब्द भी नहीं किया। खैर अभी नहीं, पर्सनली फोन करके कुछ एक लोगों ने जरूर कहा है और डायरेक्ट मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन पब्लिकली कोई एक्नॉलेज नहीं करेगा, अभी तक तो नहीं किया। इसके बाद मुझे नहीं पता, अभी ये एक मूवमेंट बन चुकी है फिल्म, तो इसके बाद मुझे नहीं पता क्या रुख होगा, लेकिन तो अभी तक तो नहीं हुआ है। हॉस्टिलिटी तो नहीं मिल रही ना? पता नहीं मधु जी, मैं बहुत नॉन कॉन्फ्रंटेशनल हूँ, और मैं खुद मतलब उसमें क्या कहते हैं, घुस के ढूंढने की कोशिश नहीं करती कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आ सकती है आपको। और आपने करने की जो सोची है, जो ठानी है जिंदगी में करने की, वो आप अपना लक्ष्य लेके आप आगे चलते रहिए, बस मैंने तो यही समझा है जीवन में। तो कौन इस पछड़े में पड़े कि आपके साथ कौन आपको मुबारकबाद दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन आपको इनकरेज कर रहा है, कौन आपको डिस्करेज कर रहा है, कौन क्या लिख रहा है आपके बारे में, इट डजंट मैटर। आज भारत की जनता हमारे साथ है, वो प्रूव कर रही है कि हमने जो किया है उसको वो कितना उन्होंने पसंद किया है। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको? आई डोंट केयर फॉर एनी सपोर्ट। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपसे किसी की निंदा सुनूं। मेरा मकसद सिर्फ ये था जानने का कि क्या बॉलीवुड में भी इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ है? क्या उनको एहसास हो रहा है कि आई डोंट नो, देश बदल रहा है और व्यूअर्स अब वो कचरा लेने को तैयार नहीं है? देखिए अगर उनको एहसास नहीं हो रहा है तो फिर तो मतलब आपके होप्स ही नहीं है कुछ। तो आई एम श्योर कि वहाँ मतलब
बातचीत तो शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि इतने फिनोमिनल बॉक्स ऑफिस फिगर्स जब आते हैं तो चर्चा तो होती है उस विषय में। तो एक बहुत ही डिसरप्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मतलब प्रूव की है इस फिल्म ने, कि हमारे कहीं होर्डिंग्स नहीं लगे, हमारे कहीं बैनर्स नहीं लगे। जिन थिएटर्स में हमारी फिल्में रिलीज हुई वहां पे प्रिंट्स तो पहुंच गए फिल्म के, लेकिन उसके साथ हमारे पोस्टर्स नहीं पहुंचे। हमें ये बताया गया था कि हमारे पास ज्यादा हमको पब्लिसिटी हम नहीं कर सकते इस फिल्म की, क्योंकि ये फिल्म मेरिट ही नहीं इसमें है, ये एंटरटेनिंग फिल्म ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हमको कही गई थी, और हम उनको बताते रहे कि देखिए आप नहीं समझ रहे हैं इस फिल्म का पोटेंशियल, आप क्योंकि आप लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं आप शायद नहीं जानते। और आज लोग मांग रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि थिएटर में पोस्टर्स क्यों नहीं है, होर्डिंग्स क्यों नहीं लगे हैं। आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, और ये मैं समझती हूँ बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इंडस्ट्री में जिनका ये काम होता है उनको अपना काम बखूबी निभाना चाहिए। आज जनता उनको सिखा रही है, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि इस फिल्म को अ, कितना इसको ये ऐसी एक एवरेज फिल्म बनकर निकल जाए, ये करने की कोशिश की गई थी। अच्छा ये बताइए, अभी तक 2 बातें, उनका इकट्ठा ही आप जवाब दीजिए। एक तो ये कि ये जो फ़िल्म है, जो मुझे अंदाज़ा मिल रहा है कि लोग जा रहे हैं और हाउसफुल जा रहे हैं। जो मुझे कुछ एक थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स मिली हैं, बट आई डोंट हैव एन ऑल इंडिया पिक्चर, इट्स ओनली थ्रू फ्रेंड्स हू आर रिपोर्टिंग ऑन इट। तो क्या बॉक्स ऑफिस में ये ठीक चल रही है? विदाउट पोस्टर्स, विदाउट पब्लिसिटी? सेकेंडली, हु ऑर्गेनाइजेस, हु डिसाइड्स कि इसकी कितनी पब्लिसिटी होनी है, कितनी नहीं होनी? इज इट जस्ट सिनेमा ओनर्स, और इज देयर सम अदर No, there is a फोर्स? team. There is a team involved in it. There is a distribution team involved in it. तो ये फिल्म इस तरह से चल रही है मधु जी, इसके फिगर्स तो मतलब आज तक मैंने तो नहीं सुना कि इस साइज की फिल्म के ऐसे फिगर्स किस कभी आए हों। Box office collections for the first 2 days have been phenomenal in domestic market. ओवरसीज में ये फिल्म इतनी ज्यादा चल रही है कि वहां से तो रोज आए दिन डिमांड ऐसी बढ़ रही है इसकी। पहले दिन जितने थिएटर्स में ये वर्ल्ड वाइड फिल्म रिलीज हुई थी, उतने थिएटर्स आज सिर्फ बॉम्बे में है इस फिल्म के लिए। ये 2 दिन में इतना ग्रो कर गई है फिल्म कि तीसरे दिन उनको जितने उन्होंने पूरी फिल्म के लिए वर्ल्ड वाइड उन्होंने थिएटर्स रखे थे, आज उतनी शोज उनके सिर्फ बॉम्बे में चल रहे हैं। So तो demand from ऐसा below is increasing the number of. डिमांड ऐसी है कि वो मतलब पूरा भी कर पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं है, इतनी डिमांड है लोगों की। एंड ट्रिमेंडस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, पूरी फिगर्स हमारे पास संडे मतलब आज रात को जो कलेक्शन होगा वो कल हमारे पास फिगर्स आएंगी। बट इट हैज बीन phenomenal, and you know people are saying that it can go anywhere, it can really go anywhere. This is the best news This, coming yeah, out of yeah. हाँ, क्योंकि इसके And बाद तो this is all word done of by the mouth, people of India. word of mouth. Yeah, all people are thronging the theaters. हमें ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है कि छोटे शहरों में जैसे मेरठ हो या कहीं गाजियाबाद हो या और कहीं महाराष्ट्र में, सोलापुर में, सातारा में, लोग मतलब रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, वो खुद टिकट्स खरीद खरीद के लोगों को दे रहे हैं कि आप जाइए और ये फिल्म देखिए। ये इस तरह का रेवोल्यूशन तो मैंने पहले कभी न देखा था, न उम्मीद थी इसकी। और ये I don't have words to even express what I'm feeling right now. It's Yeah, it's just both on another humbling and level. inspiring. But Yeah. Vivek has has planned the outreach well. He knows how to reach out to people. He knows how to set a new narrative.
सो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि उसको अगर मेन स्ट्रीम रिलीजेस नहीं मिल रही तो ही इज गोइंग टू सिट बैक एंड से व्हाट कैन आई डू एंड No, no, मैंने no. तो बना दी जो ही इज अ वेरी प्रोएक्टिव प्रमोटर ऑफ हिज ओन फिल्म एंड दैट Of course. सर्टेनली हेल्प्स। अभी Yeah. आपको एक कमेंट आ रहा है, राघव शर्मा कह रहे हैं नेक्स्ट मूवी अजमेर फाइल्स। आप जानते हैं कि उस श्राइन का, अजमेर श्राइन का क्या इतिहास रहा और कितना जी. उसके बारे में कितनी गलत बातें हमको पढ़ाई मतलब फिल्मों द्वारा दिखाई गई। और वो उनका नाम भी बता रहे हैं, आयात ऑफ स्वॉर्ड 9 हाँ ये क्या है जी, खूनी। -5. तो आपको बहुत सारे आने वाले दिनों में लोग नई डिमांड्स करेंगे, थीम्स की डिमांड करेंगे। यू विल हैव टू सेट अप अ लार्ज प्रोडक्शन हाउस where young people can work under your guidance, you know, those who wish to take up जैसा मैंने कहा कश्मीर फाइल्स की कम से कम 21 और सीरियल बननी चाहिए उसकी सीरीज। तो I hope you take on young people to say, okay, take on this small aspect and make another film on that. रिकी भट्ट कह रहे हैं, पल्लवी जी आई सॉ सीरियल, हाँ मैंने आपको हाँ, बताया था, ये पढ़ा था और आपने जी. इम्प्रिंटेड ऑन माई, ये कौन सा था जिसमें आप ट्री बन गई थी? मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है. एक था, कुछ एक एपिसोड किया था मैंने इसमें. आई थिंक इट वाज, आई डोंट रिमेम्बर द सीरीज कौन सी थी वो. ओके। और आप जो ये कसम कह से रही, आपसे नफरत हुई. उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स किया मैडम मेनन ने, प्रोफेसर मेनन ने? नहीं, वो क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं, कई बार होता है कि आपने डेफेमेशन की है मेरी, बट देन नहीं देयर इज नहीं, नो देखिए डेफेमेशन बिकॉज़ यू आर यूजिंग हर स्पीच। कैरेक्टर उन पे बेस्ड नहीं है ये. उनकी जो स्पीच थी वो शायद उससे कुछ एक चीजें ली गई हैं इसमें. लेकिन if you can't base your character out and out on any living person without you know doing thorough research. तो ये तो हमने कहीं भी दावा नहीं किया है कि ये किसी पर आधारित है. और इनफैक्ट जो कश्मीरी पंडितों के कैरेक्टर्स हैं उसको भी हम नाम नहीं दे रहे हैं किसी का, बिकॉज यू हैव टू रिस्पेक्ट द हैव टू रिस्पेक्ट द डेड. तो हाँ, ये इनके ऊपर है और शारदा ये है, हमें सबको पता है क्योंकि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है. और हम सब लोगों को सब पता है आज की तारीख में, इसलिए that's why we know, but we are not you know saying any names. We haven't said that we've based our characters on these living people. लेकिन जब भी कोई राइटर लिखता है कोई भी कैरेक्टर, तो उसमें उसने जो देखा है, जो सुना है, उसके ग्लिम्पसेस जरूर आते हैं. तो ऐसे अगर कहीं ग्लिम्पसेस उस कैरेक्टर में किसी लिविंग पर्सन के साथ आए तो वो तो यू कांट हेल्प दैट, बिकॉज नहीं तो आपकी वो आपकी ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, यू नो. मिशेल भी बता रही हैं कि न्यू जर्सी में तो टिकट्स भी नहीं मिल रही हैं लोगों को, कंप्लीट सोल्ड हाँ, आउट, स्टिल वेटिंग yeah. टू वॉच। और ऐसे कई सारे कमेंट्स आए जा रहे हैं इसी किस्म से। तो आर यू नाउ प्लानिंग जो फॉलो अप सीरीज उसकी तैयारी शुरू है? फॉलो अप मतलब वी आर नॉट फॉलो मेकिंग अप, अ आई टेल यू सीक्वल व्हाट आई टू. मीन, लेट मी क्लैरिफाई। जो पार्ट आपको एडिट करना पड़ा, कई सारी चीजें, can they make a standalone something or the other? Not the part of the film. They Hmm. can't. बिकॉज Hmm. फिल्म के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं. स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी वो एक 3 घंटे की फिल्म के हिसाब से ही लिखी गई थी. उसमें जो एक्स्ट्रा हमें लगा विच वी थॉट वाज नॉट रिक्वायर्ड, या उससे थोड़े कहीं हमारी इमोशनल जर्नी में थोड़ी कहीं रुकावट आ रही थी, उन सीन्स को हमने निकाला. बट दे विल ऑल्सो कम इन फ्रंट ऑफ पीपल. वो तो हम डिलीटेड सीन्स हमेशा हम अपनी साइट पे अपलोड तो करते ही हैं फॉर एवरीवन टू सी. ताशकंद के भी थे, तो वैसे ही इसके डिलीटेड सीन्स भी देखने को मिलेंगे लोगों को. बट जिस सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, जो रियल लाइफ अकाउंट्स हमको लोगों ने बताए हैं, उस सीरीज को हम जरूर बनाएंगे, बिकॉज वो तो है ही हमारा एक
कमिटमेंट। ऑब्जेक्टिव के वो तो हाँ कि वो सारा जो पूरा सच है वो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। एक तो वो है, और ये जब हमने फाइल सीरीज जो शुरू की थी, एक ट्रिलॉजी सोच के हमने की थी, तो ताशकंद फाइल्स पहली थी, कश्मीर फाइल्स दूसरी है, और अब तीसरी फाइल्स पे हमारा काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है अभी। वो नहीं बताएंगे आप कौन सी फाइल्स है? अब वो अभी नाम हम सोच रहे हैं उसका, सो ओके, we'll once we decide the name we'll talk about it. ओके। देवांग भट्ट का बहुत मूविंग मैसेज है, क्योंकि इनके भाई का भी कत्ल हुआ हाँ, था आतंकवादियों द्वारा। He says, saw the movie with 32 friends. Being Americans, right. they are in total shock. We then came back to my place and I explained everything to them for 5 hours, including my own brother's story. I cried after 10 plus years. Thank you, Pallavi ji. Devang, I don't know what to say to you. I'm just so sorry that all this happened and nobody stood with you back then. But now we are all with you. Your pain, your suffering uh, is unparalleled, and nothing can, I don't know if you will ever be healed of that, but at least what we can do is just, make you feel that you are a part of us, you're wanted, and we'll try and take your struggle forward as we've tried to do through this film. People of India are now with you, and you have to be, back in Kashmir. You have to go back to your ancestral land. There's just, without I mincing think any words, I'm saying this. what's most important is कि Kashmiri Pandits had almost given up when social media came and provided a platform for them to Mm, start articulating their angst, their mm, grief, start telling their stories, और फिर ये एकदम फिल्म आती है। अम, इससे पहले भी एक कमेंट था, मैं चाहती हूँ वो लाओ आप आशीष, पर ये भी पढ़ लेते हैं। उमेश कह रहे हैं, पल्लवी जी, व्हाई यंग पीपल अक्रॉस इंडिया सो अट्रैक्टेड टू दिस मूवी एंड इज इंडिया गेटिंग रेडी टू पैरेलल नैरेटिव आल्सो? ये तो ऑब्वियस है, ये सब आप कह चुकी हैं, बट मेरा mm, जो सवाल था वो इससे जुड़ा था कि अब जेनोसाइड टर्म mm. कॉमन पार्लेंस में आ गया जी, कि जेनोसाइड हुआ, कल्चरल जेनोसाइड हुआ, सिविलाइजेशनल जेनोसाइड हुआ, और ये सेवेंथ फेज थी ये mm, जेनोसाइड की। ये कई सैकड़ों साल से चल रहा था, जिसका इतिहास हमें न पढ़ाया गया, पर अब कम से कम यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर्स हैं, कुछ इंटरव्यूज मैंने भी किए, सुशील पंडित ने इन पे कई सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं कि किस किस फेज में कैसा कैसा हुआ। परंतु अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, देखिए, हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है क्लोजर जस्टिस के बगैर नहीं हो सकता। एक तो मुझे लगता है कि हमें कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक जो कहते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स बोलते हैं, ये माइग्रेंट्स नहीं है, ये रेफ्यूजीज हैं, अपने ही देश में अपने ही घरों से उजाड़े गए। जो हुआ 47 में उसका रीप्ले है। तो जो हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, इसको जेनोसाइड कहना बहुत जरूरी है, और वो केसेस कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू पुट आउट द एंटायर रिकॉर्ड। आपने नीचे से ग्राउंड से इंटरव्यूज लिए, पर उस वक्त क्या हुआ? देयर शुड बी अ वाइट पेपर टू पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर शुड बी अ of पब्लिक course. ट्रायल, इफ यू आस्क मी। In the way South Africa में, as you know, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन, मैं नहीं सोचती हूँ कि रेकन्सिलिएशन हो सकता है उन ताकतों के साथ जो कमिटेड हैं जेनोसाइड से। आई डोंट थिंक यू कैन रेकन्साइल विद दोज जिनका बेसिक मैंडेट है, मजहबी मैंडेट है कि आपका जेनोसाइड करना है। परंतु कम से कम ट्रूथ तो बाहर आए। सरकार को भी अब हमें प्रेशर करना पड़ेगा टू इशू अ वाइट पेपर ऑन व्हाट हैपेंड, कैसे दबाया गया, किसने किया, सरकार में कौन कौन जिम्मेदार थे जिन्होंने इस सच को बाहर आने से रुकावटें डाली। तो
ये उसके बगैर तो हो नहीं सकता। मीडिया में कैसे नैरेटिव शेप हुआ, इसमें मुझे लग रहा है कि अब प्रेशर बनना चाहिए, एक तो कि जेनोसाइड एक्सेप्ट हो, दूसरा केसेस दर्ज हो, कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं दर्ज। ह्यूमन राइट्स कमीशन तक ने मना कर दिया था कि ये तो 30 साल पुरानी बात है, अब क्या। तो अभी अब क्या नहीं कह पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपकी फिल्म देखने के बाद बहुत मुश्किल होगा कि अब तो इट्स टू लेट। नो, इट्स नॉट टू लेट, बिकॉज इट्स It's never too स्प्रेडिंग। late. Yeah. नॉट ओनली दैट, ये जम्मू रीजन में स्प्रेड हो रहा है, ये केरला में हो रहा है, नहीं, ये और आप देखिए बंगाल कि में हो रहा हमारे है। बांग्लादेश जैसे देश में भी अगर ट्रिब्यूनल सेटअप किया जा सकता है, हम्म। बांग्लादेश को तो हम अपने भारत के सामने कुछ नहीं मानते, लेकिन अगर वो भी एक ट्रिब्यूनल बना के वॉर क्राइम्स की तरह विक्टिम्स को सुन के उसके ऊपर, इफ दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस, तो ये हमारे भारत में क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल होना चाहिए। और हमने जितना हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते थे हमारे काम के जरिए, जो हमारे हाथों में था वो हमने किया है, विदाउट शोइंग एनी शुगर कोटेड टेल्स। कहीं पे कुछ सॉन्ग एंड डांस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहीं हमने उसको सॉफ्ट करने की भी कोशिश नहीं की है। हमने जैसे हमने सुना था, जो सुनते वक्त हमारे आंखों के सामने जो विजुअल्स आ रहे थे, हमने वैसे के वैसे उनको डिपिक्ट करने की कोशिश की है। सो वी ट्राई टू डू व्हाट वी कुड वेरी ऑनेस्टली, एंड नाउ आई मीन द लीडर्स हैव टू टेक ओवर फ्रॉम हियर, यू नो। देखिए, अब हम बंगाल की बात कर रहे हैं, बहुत सीरीज ऑफ कमेंट्स है बांग्लादेश की जेनोसाइड पर भी, जो कंटिन्यू हुई है। जहां से करीब 30% थे हिंदू पॉपुलेशन, आज 7-8% रह गए, और बुरे हाल में। आए दिन उनकी भी बेटियां उठाई जा रही हैं, आए दिन उनके घर जलाए जा रहे हैं। और जो आप कह रहे थे, अगर बांग्लादेश की सरकार कर सकती है, हसीना कर सकती है, ट्राइब्यूनल सेटअप करके कुछ लोगों को फांसी तक दी, परंतु बांग्लादेश ने भी ये एक्नॉलेज नहीं किया कि जो पाकिस्तानी आर्मी ने जो स्लॉटर किया, उसमें 90% हिंदू बंगाली थे। They targeted Hindu women for gang rape. They targeted Hindus because they were in the forefront of the freedom movement, liberation movement. तो मुझे नहीं लगता कि आज की वहां की हुकूमत इस सच को बताने को, एक्नॉलेज करने के लिए अभी भी क्योंकि भारत ही नहीं मानने को तैयार। भारत ने कवर अप किया, इंदिरा गांधी ने कवर अप किया, और वो बात पब्लिक डोमेन में आई नहीं कि majority of those killed, slaughtered, raped, gang raped, abducted, turned into sex slaves were Bengali Hindu women. तो even that film is dying to be made. अभी दिसंबर में ही कलकत्ता में एक ग्रुप ने ये बंगाली जेनोसाइड पर बांग्लादेश की एक एग्जीबिशन की थी, डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई है, कम से कम शुरू हुई है। बट if we don't speed up, as you said, this whole generation will just be finished, and then we won't even have oral testimonies. सरकार तो झूठ बोलती है, वो तो बताने को तैयार ही नहीं है। ये देखिए, वी मैन कह रहे हैं, आई एम बंगाली, व्हाट इज एंशिएंट बंगाली कल्चर, आई डोंट नो। व्हाटएवर द कल्चर इन बंगाल इज new, it started during 18th century. Please, all culture are destroyed by invader. सारे देश से ही आवाजें आने लगी हैं। मैं क्या नाम था उनका जिन्होंने वो लिखा था? वी इससे समथिंग, पहले मैंने पढ़ा नहीं। वी मैन, क्या, हाँ, वी मैन यू, पता नहीं। वी मैन, आई वुड से हैंडल प्रोबेबली, जो आपका जो जी। भी नाम हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये फिल्म अभी जिस तरह से सक्सेसफुल हो रही है, मैं आपको अश्योर करती हूँ कि यंग बडिंग फिल्म मेकर्स बहुत हैं हमारे, कि जो हमारी सोच रखते हैं, नेशनलिस्टिक प्राइड रखते हैं, वो आगे आके वो अब कहानियां बनाना शुरू करेंगे। तो देयर इज होप ऑन द होराइजन, और आप लोगों ने ही ये करके दिखाया है। यू मेड दिस फिल्म सक्सेसफुल, एंड यू जस्ट डोंट नो कितनी encouragement आपने यंग बडिंग फिल्म मेकर्स को दी है टू टैकल द इश्यूज that are slowly eating us from the inside, कैविटी की तरह सब खाए जा रहे हैं भारत को। तो उनको भी अभी चांस मिलेगा, उनको भी हौसला मिलेगा। सो आई सी अ वेरी वेरी
bright future as far as movie making is concerned on the issues which on which our national pride is hanging in balance. इससे पहले वो ला लीजिए, इससे पहला वाला बहुत इम्पोर्टेंट था, फिर दिवांग की फिर दोबारा बात सुनेंगे। एडमिन, इससे पहला लाइए फिर दिवांग का। इससे पहला वाला वो भी addressed, it was addressed to Pallavi. Please bring that. अच्छा चलो इसी को सुन लेते हैं। Madhu ji sent you a connect on LinkedIn, emailed you after a brief chat yesterday. Looking forward to connecting. Not sure if I'll make my story public, but will share with you what I never spoke about with anyone. I'm humbled and honored, Devangji, if you share it with me. And please email it to me. It's my personal email ID, which appears on the screen. I open it every day, and I'll promise you I will not make it public till you're ready for it, if ever you are ready for it. I'm honored that you're willing to share it, and I'm so honored that you could also talk about it, Devan, with your friends. प्रदीप कह रहे हैं इस फिल्म को बनाने में आपको किस प्रकार की कठिनाइयां आई? इस फिल्म के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? कश्मीरी हिंदुओं के साथ पास्ट में जो हुआ उसका सच दर्पण ये फिल्म है। सच्चा दर्पण ये फिल्म है। हाँ, चलिए। थैंक यू प्रदीप जी। हम्म। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो एक्चुअली शूटिंग की हमारी प्रोसेस थी, फिल्म बनाने की जो प्रोसेस थी, वो सबसे छोटी थी। जो 4 साल हमें इसमें लग गए, वो हमने सारे रिसर्च में डाले। हर फिल्म की जितनी बड़ी फिल्म होती है उतना लंबा उसका प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन चलता है। तो हमारी छोटी फिल्म थी, हमारा प्री प्रोडक्शन 1 महीने में हो गया था, 1-1.5 महीने में। पोस्ट प्रोडक्शन में हमें थोड़ा समय लगा क्योंकि इसमें काफ़ी विजुअल इफेक्ट्स हमको डालने की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन वो हमारी पूरी जर्नी का बहुत ही छोटा पार्ट था। और कठिनाइयाँ वैसे अगर मैं एक नज़रिए से देखूं तो इतनी सारी आई कि मुझे एक समय पे लगा था कि शायद ऐसे कुछ मुझे somebody is trying to tell me कि ये फिल्म मत बनाओ। और अगर मैं दूसरे नजरिए से देखूं तो जितनी अड़चनें हमारे सामने आई वो अपने आप हल होती चली गई, which meant that we were probably, we had to make this film. Somebody was giving us that message कि whatever comes your way, we'll clear your path, don't worry, you just keep moving ahead. So there are always two points of view, और मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बिल्कुल जो हकीकत है वो बताई। किसी के ऊपर फतवा इशू होना या धमकियां आना ये कोई छोटी मामूली बात नहीं होती, लेकिन अगर आपने कुछ सोच लिया है, जिस दिशा में आपको जाना है आपने एक बार सोच लिया है, तो वो सोच जब आप सोचते हैं तो उससे पहले आपको आपके सारे प्रोज और कॉन्स आपको वे करने होते हैं। एक वो बहुत ही स्टडीड और बहुत ही थॉटफुल डिसीजन होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट को अपनाने का। और जब हमने वो डिसाइड किया तो ऑब्वियसली जब हमने ये डिसाइड किया उसके पहले हमारी बहुत चर्चाएं हुई थी, बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ था हम दोनों के बीच में। And then we finally decided that no matter what, we'll take this to its conclusion. And then there was no turning back, क्योंकि हमें पता था ये सब आएगा, रोड़े तो आएंगे हमारे रास्ते में। तो अड़चनें आई पर वो क्लियर भी होती गई, if that answers your question. I think it was a smart move on your part to first release it internationally. ये लेफ्टिस्ट हमेशा यही करते हैं ताकि भारत सरकार आसानी से सेंसर की कैंची ना चला सके। वहां पे अच्छे से चल गई। So that was a very astute move. They've used it very well, the Anand Patwardhans and all these leftists to peddle the fake narratives. तो अब आपने सही नैरेटिव को भी वहां पहले पहुंचाया, वहां इतना प्यार मिला आपको। अब प्रणेश अर्चक कह रहे हैं, I must say when I saw the बड़ी बिंदी JNU auntie in the trailer I was awestruck. You were too good, amazing, kudos to you.
Thank you, Pranay. You're Thank right. you. It's not just one character. You have actually morphed 2, 3 characters into one, and a certain iconic representation of what these people are. Chayan Batterjee, why did we not see support for this movie from Khan's, Kapoor's, and Kumar's of Bollywood? Is Bollywood divided? Chan, are you supporting this film? And if you are, that is more than enough for me. And I'm saying this honestly because Yeah. हमने ये सोच के तो ये फिल्म बनाई नहीं कि हमको ये इतनी फिल्म चलेगी और ये मूवमेंट बन जाएगी और हमको बॉलीवुड का सपोर्ट मिलेगा. ये सोच के तो हमने फिल्म नहीं बनाई थी. हमने फिल्म बनाई थी आपके लिए. आपका सपोर्ट हमें ज्यादा जरूरी है. और देखिए आपके सपोर्ट से आज क्या स्थिति हो रही है. मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट बोलती हूँ लेकिन बहुत ज्यादा मैं बोलने में विश्वास नहीं रखती. तो कम बोलने से आप अगर यदि मेरा इशारा समझ गए होंगे तो आपने जो किया है, आप सब लोगों ने जिस तरह इस फिल्म को अपने सर पे उठाया है, उससे एक क्रांति तो आनी है और वो आके रहेगी. इतना ये बात पक्की है. विक्रम चाहल भी कह रहे हैं रोज यूएस में हाउसफुल जा रहे हैं और जी, भरपूर समर्थन मिल रहा है. तो अभी दिस एक इज इंडियन अमेजिंग. बायर्स का था कमेंट मैंने देखा. माय ग्रैंडफादर वाज शॉट डेड बाय पाक आर्मी एंड रजाकर्स in Bangladesh since 1971. All the Hindu houses of my fathers उड़ गया वो. खैर बहुत लोगों को अब अपने खोजनी पड़ेगी अपनी अपनी फैमिली हिस्ट्री. पार्टीशन, रेफ्यूजीज, यहाँ जी, से वहां से. तो बहुत अब तो घावों के ऊपर जिन्होंने ढक दिया था उनको उनको जवाबदेही अब का समय आ गया है. जी, Francis जी. Gautier runs Hindu Holocaust Museum in Pune, documents events of Hindu genocide over 1,000 years. Need more such places to never forget. सही कह रहे हैं आप. Yes, we should have a Kashmiri पंडित. ये जेनोसाइड म्यूजियम एक होना बहुत जरूरी है हमारे यहाँ और we are all trying for it. Let's see. देखिए Madhu ji, I'm 1947 sorry, पे भी but नहीं है. it's We like will wind up now. Yes, Madhu ji, I'm very sorry, but it's 9:45. I need to rush. क्योंकि yes, मुझे yes, at 10 o'clock I have another sure, interview lined sure. up. I'm sorry. Ji, thank you for your time, and thank you for answering all the questions. Viewers, thank you all those of you who supported Manushi, who've sent your contributions. Please do like, subscribe, and share this particular video so that this film remains in theaters. वो हाईएस्ट थी ना, शोले बोले कोई थी या मुगले आजम, उसका रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए. ये उसका रिकॉर्ड ब्रेक होना चाहिए. So, Thank you. with all good wishes, Pallavi, thank you for your time, and may the next one make another history. May it be another landmark. I look forward to the series that you have promised us. और आपने अपने से expectations इतने बढ़ा दिए हैं कि there's no going back. Thank you, Pallavi. Thank you, Madhuji. It was a pleasure talking to you. Pleasure was mutual. Okay, viewers, thank you. Do like, subscribe, and share, and support this channel. Jai Hind, Jai Bharat.